नमस्ते छात्रों, मैं हूं प्राध्यापक रविंद्र वंजारे, श्री वेंकट स्वामी महाविद्यालय बीड़। आज हम सच हम नहीं सच तुम नहीं, यह जो डॉक्टर जगदीश गुप्त जी की कविता है, इस कविता के स्वाध्याय का वीडियो बनाने जा रहे हैं। साथियों, इस वीडियो में आप सभी छात्र छात्राओं का मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं। साथियों, आप जो स्क्रीन पर देख रहे हैं स्वाध्याय, उसमें आकलन, उसमें प्रश्न पहला अ, कविता की पंक्ति पूर्ण कीजिए। क्या लिखा है आपके स्क्रीन पर यह आया है कि कविता की पंक्ति पूर्ण कीजिए। उसमें नंबर 1, बेकार है मुस्कान से ढकना। क्या लिखा है? बेकार है मुस्कान से ढकना। ये पंक्ति आपको पूर्ण करनी है। आगे इसमें लिखना है हृदय की खिन्नता, जो देख रहे हैं आप। नंबर 2, आदर्श नहीं हो सकती। क्या लिखा है? आदर्श नहीं हो सकती। तो क्या लिखना है यहाँ? तन और मन की भिन्नता। नंबर 3, अपने हृदय का सत्य। वहाँ ये लिखना है आपको, अपने आप हमको खोजना। नंबर 4, अपने नयन का नीर। उसमें यह लिखना है, अपने आप हमको पहुँचना। फिर आकलन में देखिए आ, वहाँ लिखा है कि लिखिए। नंबर 1, जीवन यही है। जीवन यही है, तो वहाँ ये लिखना है, जिसे आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, जो हार देखकर भी न झुका, जिसने मरण को भी जीता हो, यही जीवन है। जो हार देखकर भी न झुका, जिसने मरण को भी जीता हो, यह जीवन है। आगे देखिए, मिलना वही है। मिलना वही है, तो यहाँ लिखना है, मिलना वही जो मोड़ दे मझधार को। अब अगला प्रश्न, शब्द संपदा। वहाँ लिखा है प्रश्न क्रमांक 2 में, प्रत्येक शब्द के 2 पर्यायवाची शब्द लिखिए। आप देख रहे हैं कि शब्दों के आगे 2 ब्रैकेट दिए हैं। उन ब्रैकेट में उन्हीं शब्दों के 2 पर्यायवाची शब्द लिखने हैं। अ, पंथ। पंथ के पर्यायवाची शब्द क्या है जो मैंने लिखे हैं? एक है रास्ता और दूसरा मार्ग। फिर आता है आ, कांटा। तो वहाँ ये लिखना है, कांटा के पर्यायवाची ये शब्द है। एक तो है शूल और दूसरा है कंटक। फिर ई, फूल। फूल को हम पुष्प कहते हैं, कुसुम कहते हैं, इसलिए मैंने पर्यायवाची शब्दों में ये लिखा है, पुष्प और कुसुम। फिर ई, नीर। नीर यानी जल, पानी। उ, नयन। नयन जिसे हम आँख कहते हैं, या दूसरा पर्यायवाची शब्द है उसके लिए चक्षु। आगे देखिए साथियों, अभिव्यक्ति के प्रश्न हैं। प्रश्न क्रमांक 3, जिसमें अ है, जीवन निरंतर चलते रहने का नाम है। जीवन निरंतर चलते रहने का नाम है। इस विचार की सार्थकता को स्पष्ट कीजिए। तो ये अभिव्यक्ति के प्रश्न हैं। अभिव्यक्ति का उत्तर हर किसी का अलग अलग हो सकता है। मैं यहाँ पर उत्तर दे रहा हूँ। देखिए, इस उत्तर में हम ऐसा लिख सकते हैं, चरैवेति चरैवेति। चरैवेति चरैवेति अर्थात चलते रहो चलते रहो। जीवन निरंतर चलते रहने का ही नाम है। चलते रहना जिंदगानी है, रुकना मौत की निशानी है। जीवन का मार्ग बड़ा कठिन होता है। जीवन में पग पग पर मुसीबतें आती रहती है। इन मुसीबतों से इंसान को 2 हाथ करने पड़ते हैं। उन मुसीबतों से इंसान को लड़ना पड़ता है। जीवन में कभी हार, कभी जीत, कभी खुशी, तो कभी गम आते हैं। लेकिन ऐसे अवसर पर कभी भी इंसान ने डरना नहीं चाहिए। इन सभी भावों को समान रूप से लेकर जीवन में सदैव आगे ही आगे बढ़ते रहना चाहिए। आगे हम ये लिख सकते हैं, असफलताओं से इंसान ने घबराना नहीं चाहिए।
मुश्किलों का डटकर मुकाबला करने से ही कामयाबी मिलती है। निराशा से न डरकर आगे बढ़ना चाहिए और अपने जीवन को सुखमय बनाना चाहिए। मुश्किलों में अपना आत्मविश्वास कभी भी नहीं खोना चाहिए और निरंतर आगे ही आगे बढ़ते रहना चाहिए। इसी का नाम तो जीवन है। इस प्रकार से जीवन निरंतर चलते रहने का नाम है। इस प्रश्न के उत्तर में आप लिख सकते हैं। फिर आता है अभिव्यक्ति का दूसरा प्रश्न आ, जिसमें लिखा है, जिसे आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, संघर्ष करने वाला ही जीवन का लक्ष्य प्राप्त करता है। क्या लिखा है कि संघर्ष करने वाला ही जीवन का लक्ष्य प्राप्त करता है। इस विषय पर अपने विचार प्रकट कीजिए। इसका उत्तर इस तरह से लिख सकते हैं हम, संघर्ष का ही दूसरा नाम जीवन होता है। जो आदमी अपने जीवन में निरंतर संघर्ष करता है उसे ही जीवन में सफलता मिलती है। किसी भी सफल इंसान की सफलता का रहस्य उसके जीवन संघर्ष में ही हमें दृष्टिगोचर होता है। आगे लिखना है, जो इंसान सामान्य रूप से चलने वाले जीवन में खुश रहता है वह कभी भी कामयाब नहीं होता। जो इंसान सामान्य रूप से चलने वाले जीवन में खुश रहता है वह कभी भी कामयाब नहीं होता। जिसने संघर्ष का रास्ता चयन किया है वह बाधाओं का सामना हंसते हंसते करता है, वह संघर्ष का आदी बन जाता है और यही संघर्ष उस इंसान को कामयाबी के शिखर पर पहुंचाता है। इसलिए मुश्किलों से न डरकर आगे बढ़ना चाहिए, तो ही सफलता हमारे कदम चूमेगी और हमने जीवन में जो लक्ष्य निर्धारित किए हैं उसे हम प्राप्त कर सकेंगे। तो ऐसा इसके उत्तर में आप आराम से लिख सकते हैं। फिर आता है रसास्वादन। रसास्वादन का जो प्रश्न है, चौथा प्रश्न है ये, जिसे आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, जिसमें ये लिखा है कि आंसुओं को पोंछकर अपनी क्षमताओं को पहचानना ही जीवन है। आंसुओं को पोंछकर अपनी क्षमताओं को पहचानना ही जीवन है। इस सच्चाई को समझाते हुए कविता का रसास्वादन कीजिए। ये प्रश्न है। इसके उत्तर में आप ये लिख सकते हैं कि प्रस्तुत कविता सच हम नहीं, सच तुम नहीं, यह नई कविता है। इस कविता के कवि है डॉक्टर जगदीश गुप्त। इस कविता में कवि गुप्त जी ने जीवन में सदैव संघर्ष करने और संघर्ष को ही जीवन का सच मानने का संदेश दिया है। सच्चा इंसान वही होता है जो मुसीबतों से डरकर न कभी रुकता है, न झुकता है, ना ही कभी परिस्थितियों से हार मानता है। कभी पानी की तरह बहने वाली सरल जिंदगी का विरोध करते हैं और संघर्षपूर्ण जीवन यापन करने की बातें करते हैं। साथियों, आगे हम ये लिख सकते हैं कि राह में फूल मिले या कांटे, इंसान ने हमेशा के लिए चलना ही चाहिए, क्योंकि ज़िंदगी सहज चलने का नाम नहीं बल्कि लिख से हटकर चलने का नाम ही जीवन होता है। सच हम नहीं, सच तुम नहीं। इस कविता में कवि ने बहुत ही सरल लेकिन बड़े ही प्रभावशाली ढंग से अपनी बात कही है। अपने नयन का नीर पोंछने, इस तरह के जो शब्द समूह हैं, इससे कवि ने निराशा और हताशा से परे होकर स्वयं में नई शक्ति पैदा करने की बात की है। आकाश सुख देगा नहीं, धरती पसीजी है कहीं। इन पंक्तियों द्वारा कवि यह कहना चाहते हैं कि भगवान तुम्हारी सहायता करने के लिए नहीं आने वाले हैं और इस धरा के लोगों पर तुम्हारे दुख का कोई भी असर नहीं होगा। इसलिए तुम स्वयं को संभालो और दुगने जोश के साथ आगे बढ़ो, तभी तुम अपनी मंजिल तक पहुंचने में सफल हो जाओगे। तो इस प्रकार का उत्तर रसास्वादन के इस प्रश्न में छात्रों आप लिख सकते हैं। जो स्क्रीन पर आप देख रहे हैं ऐसा भी लिखा तो अच्छे से नंबर आप लोग पा सकते हैं। फिर आता है साहित्य संबंधी सामान्य ज्ञान, जिसे आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। क्या है साहित्य संबंधी सामान्य ज्ञान? उसमें 5 प्रश्न है कि जानकारी दीजिए। उसमें अ देखिए, नई कविता के अन्य कवियों के नाम। नई कविता, ये जो साहित्य की विधा है उसमें किन किन कवियों ने अपना योगदान दिया है उसके नाम यहाँ लिखने हैं। तो इसमें उत्तर में हम ये लिख सकते हैं कि राम स्वरूप चतुर्वेदी, विजय देव शाही,
ये मैंने लिखा है जिसे आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। फिर आता है आ। कवि डॉक्टर जगदीश गुप्त की प्रमुख साहित्यिक कृतियों के नाम। क्या है कि कवि डॉक्टर जगदीश गुप्त की प्रमुख साहित्यिक कृतियों के नाम। इसमें जो है कुछ संग्रह के नाम मैंने यहाँ लिखे हैं, उसमें 2 भी 3 भी लिखे आपने तो चलेगा। पहला है नाव के पांव, फिर दूसरा है शब्द दंश, तीसरा है शंबुक और चौथा गोपा गौतम। इसमें से कोई भी 2 या 3 आप लिख सकते हैं। फिर आता है 6वां प्रश्न, जो प्रश्न इस प्रकार से है जिसे आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि निम्नलिखित वाक्यों में अधोरेखांकित शब्दों का लिंग परिवर्तन कर वाक्य फिर से लिखिए। और एक बार प्रश्न दोहरा रहा हूं मैं जिसे आप देख रहे हैं कि निम्नलिखित वाक्यों में अधोरेखांकित शब्दों का लिंग परिवर्तन कर वाक्य फिर से लिखिए। पहला प्रश्न है इसमें, बहुत चेष्टा करने पर भी हरिण न आया। तो हरिण का जो होता है हरिणी होता है, लिंग बदलना। तो इस प्रकार से हम लिख सकते हैं कि बहुत चेष्टा करने पर भी हरिणी नहीं आई। नंबर 2, सिद्धहस्त लेखिका बनना ही उसका एकमात्र सपना था। लेखिका का लेखक होता है दोस्तों, इसलिए उत्तर इस प्रकार से होगा कि सिद्धहस्त लेखक बनना ही उसका एकमात्र सपना था। तुम एक समझदार लड़की हो। अगला वाक्य है तुम एक समझदार लड़की हो। लड़की से लड़का होता है, इसलिए इस प्रकार से वाक्य होगा ये कि तुम एक समझदार लड़के हो। चौथा प्रश्न, मैं पहली बार वृद्धाश्रम में मौसी से मिलने आया था। इसका उत्तर इस प्रकार से होगा, मैं पहली बार वृद्धाश्रम में मौसा से मिलने आया था। अभी जिसका हम लिंग परिवर्तन कर रहे हैं उसको मैंने अधोरेखित किया है, उसे आप देख रहे हैं और समझ रहे हैं अच्छे से, ऐसा मुझे लग रहा है। फिर 5वां वाक्य है, तुम्हारे जैसा पुत्र भगवान सबको दें। पुत्र का होता है पुत्री, इसलिए इस प्रकार से वाक्य होगा ये, तुम्हारे जैसी पुत्री भगवान सबको दें। फिर 6वां वाक्य है कि साधु की विद्वत्ता की धाक दूर दूर तक फैल गई थी। साधु का होता है साध्वी, इसलिए वाक्य इस प्रकार से होगा कि साध्वी की विद्वत्ता की धाक दूर दूर तक फैल गई थी। फिर 7वां वाक्य देखिए, बूढ़े मर गए। इसका उत्तर इस प्रकार से होगा, बुढ़िया मर गई। फिर 8वां वाक्य देखिए, वह एक 10 वर्ष का बच्चा छोड़ गया। इसका उत्तर इस प्रकार से होगा, वह एक 10 वर्ष की बच्ची छोड़ी गई। 9वां वाक्य देखिए, तुम्हारा मौसेरा भाई माफ़ी मांगने पहुंचा था। तुम्हारा मौसेरा भाई माफ़ी मांगने पहुंचा था। इसका उत्तर इस प्रकार से होगा, तुम्हारी मौसेरी बहन माफ़ी मांगने पहुंची थी। फिर 10वां और अंतिम वाक्य देखिए, एक अच्छी सहेली के नाते तुम उसकी पारिवारिक पृष्ठभूमि का अध्ययन करो। देखो क्या है वाक्य ये, एक अच्छी सहेली, सहेली का होता है मित्र, एक अच्छी सहेली के नाते तुम उसकी पारिवारिक पृष्ठभूमि का अध्ययन करो। तो इस प्रकार से उत्तर होगा इसका, एक अच्छे मित्र के नाते तुम उसकी पारिवारिक पृष्ठभूमि का अध्ययन करो। तो साथियों, स्वाध्याय का वीडियो यहीं पर ही समाप्त होता है। धन्यवाद, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक आप घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और अध्ययन करते रहिए।